फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जो है फार्मासिस्ट एंड केमिस्ट का पेपर जो है सॉल्व करने वाले हैं। कल हमने जो है इस पे एक वीडियो बनाई थी 10 मिनट के आसपास, जिसमें हमने सिर्फ जो है पेपर जो है आपको प्रोवाइड किया था, ताकि आप जो है खुद से जो है उस पेपर का एनालिसिस कर सके। तो आइए देखते हैं इसके फटाफट से जो आंसर रहने वाले हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये पार्ट आपका फिजिक्स का है ना। दोनों हिंदी और इंग्लिश में हम रख रहे हैं ताकि दोनों को फायदा हो, हिंदी वाले को भी और इंग्लिश वाले को भी। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें कथन और कारण से है। कथन दिए है, आपको सही इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम से निर्धारित होती है। प्रबल ध्वनि मृदु ध्वनि की अपेक्षा कम दूरी तय करती है। अनेकों आवृत्तियों से मिलकर बनी ध्वनि टोन कहलाती, टोन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है सिर्फ कथन ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। केवल कथन ए जो है इसका सही है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुमेलित, द्रव्यमान, माध्यम और अपवर्तनांक। सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं भी आ रहा था ये डाटा, तो आपको पता होना चाहिए था कि हीरे का जो है सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है। तो 2.42 सबसे ज़्यादा है। इस जो श्रेणी में सबसे ज़्यादा कौन सा है, 2.42। और यहाँ पर क्या आपके पास हीरा, तो इसका मतलब है हीरे का कितना होगा, 2.42। और आपको पता है सबसे कम किसका होता है, वायु का, है ना। वायु का सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा होता है हीरे का। बस दो चीज़ आपको मिलान करनी थी। और इसका राइट आंसर क्या है, वैसे तो एक ही से आ जाता है इसका राइट आंसर, बी का 3। तो इसका राइट आंसर जो है आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका जो इक्वेशन है इस प्रश्न का, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो है इसका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिरोध। आपको निकालना है R/R का अनुपात। तो जो यहाँ पर आ जाता है आपको, वो आता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो चालकों ए और एवं बी के लिए ग्राफ दिया है। तो इनमें से आपको बताना है इसमें कौन सा सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, तो ऑप्शन नंबर ए, दोनों चालक ए और बी दोनों क्या है, ओम वाले हैं। ठीक है, बी का प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, प्रतिरोध किसका अधिक होगा, बी का। तो राइट आंसर क्या है आपका, तो ये आपका इधर है, ये आपका वी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो यहाँ पर आपका गोलीय दर्पण है, उनमें से आपको देखना था। तो इनमें से जो दोनों कथन थे वो बिल्कुल सही थे। बिंब सदैव दर्पण के दाएं बाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, बिंब सदैव दर्पण के किस ओर रखा जाता है, बाईं ओर। इसका अर्थ है कि दर्पण बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। ये भी सही है और दूसरा ये भी आपका सही है। तो दोनों कथन आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और दोनों बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, असंतुलित बल संवेग में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। असंतुलित बल वस्तु के वेग में परिवर्तन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कथन फर्स्ट एवं कथन सेकंड दोनों सही है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, इसका अगर राइट आंसर बात करें तो एक वस्तु को बारी बारी से भिन्न भिन्न घनत्वों में द्रव्यों में डुबोया जाता है। यदि वस्तु के आयाम भाग द्रव की सतह से बाहर तैरता है तो D1, D2, D3, D4 घनत्व को आपको बताना है किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न है, शायद ऑप्शन नंबर डी जो है वैसे इसका हो सकता है, लेकिन यदि इसका कुछ और आंसर है तो आप कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। बिल्कुल सही है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 नहीं, कितनी होती है, 1.9 1.9 होती है। ठीक है, 1.9 नहीं 1.5,
कितनी होती है 1.5, इसका राइट आंसर है। उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक नहीं कैसी होती है पॉजिटिव, धनात्मक होती है। और बाकी चौथा, पहला और चौथा आपका सही है। तो जहाँ पर आपको कथन देखना कौन सा है, पहला आपका सत्य है, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य और चौथा आपका सत्य है। बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। अगला है, एक रेलगाड़ी एक असमान वेग से दिए गए वेग समय ग्राफ के अनुसार गति कर रही है। रेलगाड़ी द्वारा स्टेशन ए से बी तक जाने में तय की गई दूरी कितनी है, डिस्टेंस आपको बताना है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सोनार यंत्र एक जहाज से तरंग भेजता है और प्रतिध्वनि 8 सेकंड के पश्चात प्राप्त करता है। वस्तु की जहाज से दूरी इतनी है और ध्वनि की पानी में गति होगी, तो क्या होगी? इसका जो राइट आंसर है अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 11 का क्या है, ऑप्शन नंबर बी। कथन है आपका, सूर्य हमें वास्तविक सूर्य से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और दूसरा जो कथन है आपका, ये भी आपका सही है। वायुमंडल सूर्य के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, इसलिए क्षितिज के सापेक्ष सूर्य की आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होती है। तो कथन दोनों, एक और दो जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है, कार का एक समान त्वरण से विराम अवस्था से गति करते हुए 20 मीटर पर सेकंड का वेग 3 मिनट में प्राप्त करती है। कार द्वारा 3 मिनट में तय की गई दूरी, तो डिस्टेंस आपको पता नहीं है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आता है 1.8 किलोमीटर। ठीक है। अगला है, ध्वनि तरंगों के लिए निम्न कथनों में से कौन कथन सही है? तो ध्वनि तरंगे संपीड़न तथा विरल रूप में चलती है, बिल्कुल सही है। ध्वनि तरंग का वेग माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है, ये भी सही है। सुस्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि तरंगों के बीच समय अंतराल से कम 0.1 सेकंड होना चाहिए, भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 है, विद्युतीय ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है, कितना है 3.6 10⁶ जूल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, 60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 मीटर सेकंड के क्षैतिज वेग से गति कर रहा है, तो आपको क्या बताना है, गाड़ी पर कूदने गाड़ी का वेग क्या होगा? तो जब आप इसको करोगे तो कितना है इसका राइट आंसर 9 मीटर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ऊष्मीय प्रभाव के संबंध में क्या कथन सही है? ठीक है। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उसमें बहने वाली धारा 1 के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और यही जो आपका गलत है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, कैसी होती है, ऑप दोनों जो है इसका राइट, ये दोनों सही है और ये गलत है। स्टेटमेंट आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कथन ही गलत है, कथन 2 और 3 सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है, एक पिंड दिया आपने, यहाँ पर आपको कार्य बताना है, कार्य कितना हो रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में, ए से बी तक जाने में 1 हो रहा है, और ए से बी तक जाने में यहाँ पर मार्ग, तो कार्य यहाँ पर सेम हो रहा है, क्योंकि एक ही जगह जो है दोनों वस्तु है ना। आप इस मार्ग से जाओ या इस मार्ग से जाओ, कार्य आपका क्या होगा, सेम। तो यानी कि W1 बराबर क्या होगा, W2। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री जो फिजिक्स है, आपके फिजिक्स का क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे। इसमें से अगर किसी भी प्रश्न में अगर आपको त्रुटि नज़र आती है तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, आप एक बार कमेंट जरूर करें अगर इसमें किसी भी प्रकार की आपको त्रुटि नज़र आती है। तो फिजिक्स के आपसे 18 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, तो आपको उन दरोगा में देखने हैं किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बने हैं। आपको ज़्यादा बेसिक भी नहीं पढ़ना है और ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं पढ़ना है। ये क्वेश्चन बने हैं, कैसे बने हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगला है केमिस्ट्री का पार्ट है, पार्ट बी। तो यहाँ पर भी आपको 17-18 के क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेंगे। आपको अभिक्रियाशीलता का सही क्रम बताना है। तो रिएक्टिविटी अगर आप बताओगे तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एल्यूमिनियम, है ना, फिर जिंक, फिर कॉपर और फिर सिल्वर।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। गलनांक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो जो ये तीनों जो है बिल्कुल राइट है, आपका ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, ये कथन जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? हल्दी का प्रयोग जो है अम्ल क्षार सूचक के रूप में किया जाता है, बस यही जो है सही है। शुष्क HCl विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता नहीं हो सकता, क्योंकि ड्राई है, ड्राई में कहाँ होगा धारा प्रभावित। उदासीनीकरण अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है, ये भी गलत है। मानव रक्त का अम्लीय नहीं, कैसे होता है क्षारीय, कितना होता है 7.4। ठीक है, अम्लीय नहीं होता, कैसे होता है हल्का क्षारीय होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, बाकी तीनों आपके क्या है गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी परमाणु त्रिज्या का सही क्रम है? तो आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी परमाणु त्रिज्या। आकार बढ़ेगा त्रिज्या भी बढ़ेगी, है ना। जैसे जैसा आपकी आकार बढ़ता है वैसे वैसे आपकी एटॉमिक त्रिज्या इंक्रीज होती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में से कौन कौन अपघटन अभिक्रिया है? तो श्वसन में आप देखोगे तो श्वसन क्या है, एक अपघटन अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज श्वसन की अगर आपने वो देखी होगी, क्या उसका नाम C6H12O6 है ना। जब इसका अपघटन का मतलब क्या होता है टूटना, प्लस किसमें 6O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाती है, किसमें 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O प्लस क्या निकलती है इसमें ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ATP के रूप में इसमें ऊर्जा निकलती है। ठीक है, यहाँ से आपको एनर्जी ATP नहीं क्या निकलेगा, ऊर्जा निकलेगी सिर्फ। ठीक है, किस में निकलेगी ATP के रूप में। आपने ग्लूकोज पढ़ा होगा, तो ग्लूकोज का जब अपघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा निकलती है ATP के रूप में। आगे क्वेश्चन आया हुआ है, ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में, प्लस O2 की उपस्थिति में जब आप इसका अपघटन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में यह टूट जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली गैस। ये सारी गैस जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है ना, ब्रोमीन जो है इनमें से थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, पारा और ब्रोमीन। निम्न कथनों में से सही कथन नहीं है, बताना है आपको 25 का। तो 25 का जो राइट आंसर है आपका क्या होने वाला है? तो पहला है, सतह क्षेत्र में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर बढ़ती है बिल्कुल बढ़ती है, ये भी सही है। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। आर्द्रता, अगर आप गीला करोगे तो वाष्पीकरण कैसे होगा? बढ़ेगा नहीं, क्या होगा? कम होगा। ठीक है, हवा की गति के साथ जब आपके कपड़े सूख जाते हैं, तो कपड़े क्यों सूख जाते हैं? जब तेज हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो आपके कपड़ों में जो पानी है वो हवा के साथ क्या हो जाता है? वाष्पीकरण उसका हो जाता है। और ज़्यादा धूप लगेगी तब भी आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और जैसे आपका नम मौसम रहेगा बादल वाला, तो उसमें क्या होती है? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, जिसके कारण कपड़े लेट से सूखते हैं। ठीक है, कपड़े के एग्जाम्पल से भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, NaCl का आपका लेना है ना, जलीय विलयन। जब आप NaCl के वैद्युत अपघटन करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन और साथ में हाइड्रोजन। एनोड पर आपकी कौन सी गैस उत्पन्न होती है? क्लोरीन। और कैथोड पर आपकी कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अपमार्जक, कक्षा 10 में आपको एक तो अपमार्जक दिया है, एक साबुन है। तो साबुन में आपका होता है सोडियम लवण, और जबकि अपमार्जक में आपका कौन सा लवण होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ सोडियम लवण किसमें होता है? ये रहता है साबुनीकरण में। ठीक है, और ये आपकी लंबी श्रृंखला वाला जो रहता है ये क्या है? सल्फोनिक अम्ल और सोडियम लवण, ये किसमें रहता है आपका? अपमार्जक, डिटर्जेंट जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है 28 है, आणविक फास्फोरस के बाय। तो ये है दोस्तों ग्राम में वार बट्टे अणुभार। ठीक है, यही आपको सूत्र में मोल निकाले थे। मोल बराबर क्या होता है? मोल, स्वयं के मोल बटे कुल मोल, है ना। तो स्वयं के मोल
बटे कुल मोल। जब आप ये P4 के आप जब फास्फोरस की जब आप मोल निकालोगे तो यहाँ पर कितना है, आपको स्वयं के मोल कितना दिया है 62 62 ग्राम दिया है। तो और कुल मोल कितना है आपको फास्फोरस का निकालना है P4 का, ठीक है। एक फास्फोरस 4 फास्फोरस के आपने निकालने हैं, उसके बाद आपको डिवाइड करना था। तब आपका इसका राइट आंसर क्या आता है 0.5। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है कैनाल किरणें। कैनाल किरणें जो है दोस्तों कैसी है आपकी, हीलियम हीलियम नहीं धनावेशित किरणें है, ठीक है, प्रोटॉन वाली किरणें है धनावेशित। तो क्या है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। और बात करें तो कैनाल किरणें धनावेशित किरणें हैं और इसकी खोज किसने की, खोज पूछा जा सकता है तो गोल्डस्टीन, ठीक है। गोल्डस्टीन एक जर्मन वैज्ञानिक है, जर्मन वैज्ञानिक है जिन्होंने जो है कैनाल किरणों की खोज की। कब की, 1886 में। ऑप्शन नंबर, कौन सा प्रयोग किया था इन्होंने, क्रुक्स ट्यूब। ट्यूब का नाम क्या था, क्रुक्स ट्यूब में। तो ये 3 है, ये आपको नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रकृति में क्लोरीन के समस्थानिक। क्लोरीन आपको पता है 17 परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन का। इसके 2 समस्थानिक होते हैं, एक होता है 35 और एक होता है क्लोरीन 17 क्लोरीन 35 और कितना रहता है 37। अगर आप 9th क्लास की साइंस अगर आपने अच्छी पढ़ी होगी तो चौथा चैप्टर आपका अणु क्या है, परमाणु एवं अणु, उसी में आपको जो है क्या मिलेगा, क्लोरीन। बाकायदा वहाँ पर लिखा है 3:1। क्लोरीन के 2 समस्थानिक वहाँ पर लिखे हैं और साथ ही में इनका अनुपात लिखा है 3:1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो समस्थानिक आपसे पूछ सकता है, समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक तो समस्थानिक वो होता है जिनका परमाणु क्रमांक सेम रहता है। परमाणु क्रमांक कैसे रहता है, सेम, ठीक है। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक सेम है 17 और इसका परमाणु भार अलग रहता है। भार कैसा रहता है, डिफरेंट। भार आपको पता है, भार ऊपर वाले होते हैं जो एटम के ऊपर लगे होते हैं, जैसे 35 और 37, ये क्या है, भार। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। अगला है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन ने ये तीनों स्टेटमेंट सही कहा था। परमाणु अविभाज्यकरण है, सबसे पहले उसने ये कहा था, और फिर कहा था उसने संयोजन के नियम पर आधारित है, फिर कहा था भिन्न तत्वों के परमाणु पर छोटी छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, कब दिया था, 1808 1808 में, ठीक है। सन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक आपका गलत है। 32 है, आपको सूची का मिलान करना था। अगर आपको समस्थानिक समबारिक द्रव्यमान संख्या इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा था तो बस आपको सिर्फ एक पकड़ना था। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के। परमाणु क्रमांक जो होता हो तो होता है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन भी दिया होता है तब भी चल पड़ता है ना। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है आपका परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो 4 का क्या था आपका ऑप्शन नंबर 3। तो 4 का आपका ऑप्शन नंबर 3 था, सिर्फ एक ही में है। 4 का ऑप्शन नंबर 3 सिर्फ पहला ही में है, बस यहीं से आपको पकड़ना था। बाकी समस्थानिक आपको पता है ये क्या है, एक ही तत्व के परमाणु है ना। समस्थानिक में अभी हमने चर्चा की थी, एक ही तत्व के परमाणु। समभारिक क्या होता है, समभारिक का मतलब होता है जैसे परमाणु एक है लेकिन परमाणु भार सेम है, परमाणु भार सेम है। जैसे कार्बन 6 कार्बन का कितना होता है 14, कार्बन के आपने अप्रूव पढ़े होंगे, कार्बन 12 कार्बन 14 है ना, परमाणु भार कार्बन 14 वाला। ठीक उसी प्रकार 7 कार्बन का 7 नाइट्रोजन का कितना होता है 14। तो ये क्या है आपस में, ये आपका क्या है, समभारिक है ना। इनका भार कैसा है, समान है, लेकिन इनकी परमाणु संख्या कैसी है, अलग है। और द्रव्यमान संख्या आपको पता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, न्यूक्लियनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, न्यूक्लियनों की संख्या। जो कि आपके परमाणु में न्यूक्लियन की संख्या है वो ये संख्या क्या कहलाती है, आपकी
द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रकृति में ज्ञात कार्बनिक तत्व तो सबसे कठोर रूप हीरा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बन श्रृंखला इसमें जो है आपस में इस प्रकार जुड़ी रहती है जिससे यह कठोर रूप ले लेता है। तो कथन और कारण दोनों सही है बिल्कुल। आपका 33 का जो राइट आंसर होगा आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिना बुझे चूने से बुझे चूने का निर्माण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या करता है, यह किस प्रकार की रिएक्शन है आपकी, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर आपका दाउन ये सूची दी है, इतना सिंपल क्वेश्चन आपको दिया है, यौगिक है, आपको इसके उपयोग बताना था। बस एक ही आपको जिप्सम पकड़ना था। जिप्सम का उपयोग किस में होता है, खिलौने बनाने में। यदि आपको जिप्सम भी नहीं आता था फिर आपका यह है दाउन सोडा, है ना, दाउन सोडा का सूत्र है, इसे आप नोट कर लेना। दाउन सोडा का काम क्या होता है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। बस आपको यही मिलाना था, उसके बाद आपका जो है पूरा ऑप्शन मैच हो जाता। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका उपयोग किया जाता है अग्निशामक में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग किया जाता है उपचायक अभिकर्मक के रूप में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या था इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अब है दोस्तों आपके पार्ट बायोलॉजी। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन आपके किससे पूछे गए हैं, 18 आपसे फिजिक्स के थे और 17 आपके केमिस्ट्री थे। तो फिजिक्स बिल्कुल आपका जो टेंथ नाइन्थ की बुक है वहीं से जो है उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं है। और केमिस्ट्री भी आपका कोई भी एक क्वेश्चन जो है 9th-10th की साइंस से बाहर नहीं है। ठीक है, तो 9th-10th की बुक आपको अच्छे से रीड करनी है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 36, बायोलॉजी यहाँ से शुरू होती है। तो बायोलॉजी में आपको बताना है जो मानव का विकास है, आधुनिक मानव का चरण, तो वो कहाँ से शुरू होता है, वो होता है दोस्तों आपका होमो हैबिलिस से। पहले होमो हैबिलिस, फिर आता है होमो इरेक्टस, फिर आता है क्रो मैग्नन, लास्ट में आता है आपका होमो सेपियंस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है मानव कशेरुकियों की संख्या के संदर्भ में कौन सा गुण सही नहीं है। तो देखिए मानव कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है, टोटल 33 होती है। ठीक है, इनकी को टोटल जो संख्या होती है कितनी होती है, 33। ग्रीवा कितनी होती है, ग्रीवा जो है इसमें 6 नहीं, कितनी होती है, 7। ग्रीवा कितनी होती है, 7। पहला इसका राइट आंसर यह सही नहीं है। थायरो थोरेक्सिक थोरेसिक इसमें 12 होता है, लंबर की संख्या 5 होती है, सैक्रल की संख्या भी 5 होती है। और एक इसमें और होती है दोस्तों, वो है कोकीजियल, है ना, COCCYGL, कोक्सीजेल इसे कहते हैं, कोक्सीजेल या कोकीजेल जो भी है, इसकी संख्या कितनी होती है, 4। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। तो टोटल कितना हुआ, 7 और 12 19 और 5 24 और 5 29 और 4 33। तो 33 जो इसमें संख्या रहती है। अगला है ये है दोस्तों आपका 38, हड्डियों से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको बताना है, ये है संधि है आपके जॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो जॉइंट आपसे पूछा गया है कौन कौन सी जॉइंट है, इसमें संधियाँ हैं। तो संधियाँ है, इस फिगर में कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है और इसमें कौन सी संधि है। तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो पहला है आपकी बाल एंड सॉकेट संधि, दूसरा है आपका कब्जा संधि, तीसरा आपका साइनोवियल संधि। तो संधि के विषय में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बॉल और सॉकेट जोड़ जो है ये चारों तरफ घूम सकते हैं, इसकी क्या विशेषता है, बॉल और सॉकेट, इस प्रकार के जॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉल और सॉकेट जॉइंट, क्योंकि यह जो है चारों तरफ घूम सकती है। ठीक है, किस तरफ घूम सकती है, चारों तरफ आप जो है इसे घुमा सकते हैं, जैसे कंधे और कूल्हा, जैसे आपकी कंधे की हो गई और कूल्हा। ठीक है, ये दो प्रकार की आपकी जो संधियाँ है, ये किस प्रकार की संधियाँ है, ये है आपकी बॉल और सॉकेट जोड़। दूसरी आपकी जो संधि है इसका नाम क्या था, ये जो संधि है दोस्तों ये किस प्रकार की संधि है, आपकी कब्जा संधि। इसमें जो है आप सिर्फ ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। ठीक है, और तीसरी जो आपकी संधि है ये है दोस्तों, इसका नाम है आपका,
ये है आपका कौन सी है, साइनोवियल संधि। ये किस प्रकार की रहती है, जैसे आप देख रहे हैं रीढ़ की हड्डी टाइप की रहती है, चिकनी टाइप की, है ना। तो ये आपका राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है नीचे कथन कारण आपको बताना है ग्लूकोज के विघटन में। तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है अभी कथन ए और आर ए, तो दोनों जो कथन जो है इसके सही है, पर आर ए की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये आपको एक बार देखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है। अगला है स्नायु एक संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही है। इस क्या है, यह जो है कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, लिगमेंट। स्नायु में अदात्री बहुत न्यून होती है, बिल्कुल ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है। आर भी सही है और ये दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों आपका ये सूची 2 का मिलान करना है। ये सूची का मिलान हमने शायद इस हिसाब से किया है, मनुष्य होमोसेपियंस, है ना। बस यहीं से जो है डी का 4 है और यही जो इसका राइट आंसर है। आनुवांशिकता बी का, ए का क्या है आपका 4, और विकास से संबंधित आपका बी का है आपका 1, प्राकृतिक चयन और जीवाश्म की जीवाश्म, ठीक है, संबंधित है। मनुष्य होमोसेपियंस, आनुवांशिकता गुण से जेनेटिक्स से संबंधित है, विकास आपका प्राकृतिक चयन है, और बाकी आपका जीवाश्म की आपका क्या है, जीवाश्म से संबंधित है। अगला है कौन सी ग्रंथि ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करती है, तो ये आपकी कौन सी है, अग्न्याशय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। शिराएं अंग से हृदय तक अशुद्ध रक्त ले जाती है, बिल्कुल सही है। शिराएं क्या करती है, अंग से हृदय तक अशुद्ध रक्त ले जाती है। और फुफ्फुस धमनी हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त ले जाता है, ठीक है। हृदय से फेफड़ों तक कौन ले जाता है, बिना ऑक्सीजन वाला रक्त, ये ले जाते हैं आपकी फुफ्फुस धमनी, और शिराएं ले जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सुपेरिन दोस्तों जो है यह किस में विकसित होता है, तो यदि किसी को इसका आंसर पता है तो इनमें से तो आपको राइट आंसर जो है कमेंट में करना है। 45 है, ये आपके हार्मोन है, ठीक है। जो ग्लूकागॉन है आपका दोस्तों, ग्लूकागॉन वो लैंगरहैंस दीपिकाओं से स्रावित होता है, ग्लूकागॉन। और जो प्रोजेस्टेरोन है वो आपका किस में आता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। और फिर कैटेलोमाइन ये आता है दोस्तों एड्रिनल मेडुला, और वैसोप्रिन आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, पहले का ए का 3। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए का आपका 3 है, लैंगरहैंस दीपिकाएं हैं। बी का आपका 4 है, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। स्टोलन, स्टोलन जो है दोस्तों किस में होता है, स्ट्रॉबेरी, किस में होता है, स्टोलन स्ट्रॉबेरी में होता है ना स्टोलन। ये क्या है, एक विशेष प्रकार का जो है वृद्धि हार्मोन है, जो जैसे स्टोलन स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। और किस किस में पाया जाता है, एक हाइड्रिया में है, एग्जाम्पल क्या है इसके, हाइड्रिया में भी होता है, हाइड्रिया। तो इसे आप देख लेना क्या चीज़ है, और इसके एग्जाम्पल क्या है, और रिक्सिया, ठीक है, और रिक्सिया होगा शायद, रिक्सिया। और दूसरा है आर्किड, और घास बीज में भी जो है वो पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। तो विपरीत गुणों के जोड़े निर्धारित करने वाले जीन को क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं दोस्तों आपका एलील, एलील और युग्म विकल्पी जिन्हें कहते हैं, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। अब एलील में ये तीनों आ सकते हैं, नहीं आ सकते, ये पता नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, एलील, जिसे हम युग्म विकल्पी कहते हैं। विपरीत गुणों के जोड़े निर्धारित करने वाले जीन को एलील कहते हैं, युग्म विकल्पी, जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है। लेकिन बच्चों का आंसर इसमें क्या लगा है, ऑप्शन नंबर बी, विषम युग्मी, हेट्रोजीनस, ठीक है।
क्योंकि विपरीत है ना, तो हेट्रोजीनस इन्होंने यहाँ पर सबने किया है। अगला है ग्लोब्यूलर न्यूक्ल जनन अंग, तो ये पाया जाता है आपके कारा में, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला है दोस्तों नग्न बीजी पादप, बस आपको एक ही से पकड़ना था, जिम्नोस्पर्म को कहा जाता है। ठीक है, डी का 2, तो डी का सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए में 2 है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ए का आपका 3 है, पादप शरीर की रचना में भिन्नता नहीं थैलेफाइटा में। और बी बिना बीज के वेस्कुलर पादप कौन सा होता है, बी का 1 टेरिडोफाइटा। वेस्कुलर उत्तकों में विशिष्ट नहीं, ये किसमें आपका ब्रायोफाइटा। फिर भी आप देख लेना, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जिम्नोस्पर्म क्या होता है, नग्न बीजी पादप। ठीक है, जिसमें जो है बीज फल के अंदर नहीं होता, कैसे में होता है, खुले में। तो अगला है ये पादप है, ठीक है, ये वृक्ष आपको पहचानना है जिसके पौधों से जो है क्या निकल रही है, अपस्थानिक कलिका। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ब्रायोफाइलम है। अपस्थानिक कलिका किससे निकलती है आपकी, ब्रायोफाइलस में। ठीक है, ब्रायोफाइलम, ऑप्शन नंबर सी। क्रोमेटिन पदार्थ बना होता, क्रोमेटिन जो पदार्थ बना होता है वो डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो तीनों आपका यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो मेन रूप से यह जो क्रोमेटिन पदार्थ है वो डीएनए प्लस प्रोटीन, जो प्रोटीन होती है इसमें वो कौन सी होती है, हिस्टोन, है ना। तो यहाँ पर एक जगह में आपका प्रोटीन दिया है, दूसरी जगह में आपका हिस्टोन दिया है, कौन सी प्रोटीन से बनी होती है, यह हिस्टोन प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर सी। अगला है पादप में नग्न बीज होते हैं, तो देवदार आपका ऐसा है जो नग्न बीजी पादप है। नग्न बीजी पादप का मतलब जो है बीज जो है कलों के अंदर नहीं होते, ठीक है, खुले में होते हैं। इनके बीज कैसे होते हैं, नग्न बीजी पादप जिम्नोस्पर्म के बीज ओपन होते हैं, खुले में होते हैं। देवदार, जैसे देवदार हो गया, दूसरा आपका चीड़ हो गया, और फिर आपका जैसे साइकस है, साइकस का वृक्ष है आपका, और एक आपका वृक्ष है जिंको। ठीक है, जिंको, ये एग्जाम्पल है, चीड़, साइकस, देवदार, जिंको, ये नग्न बीजी पादप के एग्जाम्पल है, तो इन्हें भी आपको एक बार ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 53, निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो एड्रेनलिन आपका पादप हार्मोन नहीं है, ऑक्सिन आपका है, साइटोकाइनिन है, जिबेरेलिन है, इसके अलावा आपका कौन से है, इथाइलिन है, ये भी आपका पादप हार्मोन है। इसके अलावा आपका फ्लोरिजन्स है, प्रोमेटिन है, और इसके अलावा आपका एब्सिसिक अम्ल। ये सारे क्या आपके पादप हार्मोन है, इथाइलिन, फ्लोरिसन्स हो गया, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबेरेलिन, ये सारे क्या है आपके पादप हार्मोन है। इस पर आपसे पादप हार्मोन के नाम पूछा गया है। अगली बार हो सकता है इनके आपसे जैसे पूछा जाए कि ऑक्सिन के क्या कार्य है, साइटोकाइनिन के क्या कार्य है, जिबेरेलिन के क्या कार्य है, पौधे की मोटाई कौन करता है, वृद्धि कौन करता है, हाइट कौन बढ़ाता है, तने की मोटाई कौन करता है, तने की लंबाई किस हार्मोन से जो है, किस हार्मोन द्वारा वृद्धि होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या है 53 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनलिन। अगला क्वेश्चन है, अब आता है पार्ट डी, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आपको इसमें नहीं मिलेगा, कोई भी आंसर जो आपको इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक इसका राइट आंसर नहीं आ जाता तब तक मैं आपको इसका आंसर नहीं बता सकता। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम छोड़ देते हैं, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें समय काफ़ी लगेगा, मैथमेटिक्स। तो अब देखते हैं हम फार्मासिस्ट वाला, सिर्फ हमने मैथमेटिक्स वाला पोर्शन यहाँ पर छोड़ा है। फार्मासिस्ट वाला देखते हैं, फार्मासिस्ट केमिस्ट। ठीक है, तो फार्मासिस्ट केमिस्ट में जो है क्या क्या जो है राइट आंसर रहने वाले हैं। तो देखिए, फार्मासिस्ट आपका शुरू होता है 71 से। टॉपिकल जो है यह कैलेमाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। बी है आपको पता है मीथेन को मार्च गैस कहते हैं, और फॉर्मिक आपको पता है HCOOH है इसका फॉर्मूला, और सिरका जो है एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, और एसीटोन आपको पता है CH3COCH3। ठीक है, सूत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या था आपका, इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर क्या है, CH4 मार्च गैस क्या है, ए का 3। तो ए का 3 आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ एक में है, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन 73 है, एक रासायनिक एजेंट या भौतिक एजेंट आमतौर पर केवल निर्जीव वस्तु पर उपयोग किया जाता है, शरीर की सतह पर नहीं। एंटीसेप्टिक ऐसे एजेंट होते हैं जिन्हें शरीर की सतह पर लगाना सुरक्षित होता है। तो जो रासायनिक एजेंट है इनका उपयोग निर्जीव वस्तु पर किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है और दूसरा भी सही है, दोनों कथन आपके सही है। ठीक है, एंटीसेप्टिक आप शरीर की सतह पर लगा सकते हैं, लेकिन जो आपके रासायनिक एजेंट और भौतिक एजेंट है इन्हें आप नहीं लगा सकते, इनका उपयोग सिर्फ निर्जीव वस्तुओं पर ही किया जाता है। डिप्थीरिया में इसकी टेस्ट यह जानने के लिए किया जाता है, प्रतिरक्षित क्यों किया जाता है, इम्यूनाइज्ड के लिए, प्रतिरक्षा जानने के लिए किया जाता है। बीसीजी बैसिलस कॉलमेट यूरिन, ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष WHO ने आवश्यक दवाओं की पहली मॉड्यूल सूची तैयार की थी, 1977, इसका राइट आंसर है। अगला है कथनों पर को पढ़े, बताना है आपको, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है 77 का। तो दोनों जो है ये सही है। लिग्नोकेन क्विनिडीन सोडियम चैनल के अवरोधक हैं और निफेडिन और एसिटोकोलिन कैल्शियम के चैनल के अवरोधक हैं। तो यह जो है फार्मासिस्ट केमिस्ट वाला है, फॉरेस्टर में जो है इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फॉरेस्टर में यहाँ से एक दो चीज़ें आ सकती है, जैसे कोई बीमारी है यहाँ से पूछी गई है, दवा जैसे मलेरिया है किस विषाणु के कारण हो सकता है, बाकी यह पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 78 ये भी हो सकता है ग्लूकोजेनेसिस यकृत, ठीक है, किस में होता है, ग्लूकोजियोजेनेसिस जो है यकृत में होता है, लीवर में। अगला है आपको मिलान करना है सूची 9। तो जठरांत संबंधित एजेंट जो था वो कैसा था, एंटी एसिड, ठीक है। और जो दंत उत्पाद है आपका वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। एंटी ऑक्सीडेंट ए का क्या है आपका नाइट्रोजन, टॉपिकल एजेंट है आपका आयोडीन, जठरांत संबंधित है आपका एंटी एसिड और दंत उत्पादन आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, गर्भावस्था में एस्पिरिन नहीं लेनी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है धमनी वाहिनी का समय से पहले बंद होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण में धमनी वाहिनी। तो 81 का जो है क्या होगा, तो इसका भी आप देख लेना, यदि किसी को आंसर आता है तो एक बार जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 82 है, ये दवाई है आपको इसका मिलान करना है। तो डिस्प्रेशन दवाई इसका आपका पहले का 3 है, अनुसूचित एच में आती है। प्रयोगशाला ये आपका अनुसूची एल में आती है। और क्लिनिक ट्रायल्स जो आपका आता है सी, ये आपका आता है अनुसूचित वाई में और अनुसूची वाई में, और सौंदर्य जो आपका आता है एच में, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। मॉर्फिन मेथाडोन, ठीक है, मॉर्फिन की लत के प्रबंधन में कौन सी उपयोग की जाती है, मेथाडोन। क्वेश्चन अगला, निम्न कथनों को पढ़िए, पढ़ना है आपको सारे कथनों को, कौन से कथन सही है, दोनों कथन जो है आपका सही है, आपको पढ़ना है दोनों जो है इसका राइट आंसर है। पायरिथामिन सल्फोनिक एसिड इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, एंटी मलेरियल है ना। फॉरेस्टर के लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इसे आप नोट कर लेना। 86 निकोटीन किस वर्ग में आता है, निकोटीन आपका किस वर्ग की दवा है, यदि किसी को पता है तो आप इसका आंसर जो है कमेंट में जरूर करें। H2 ब्लॉकर, तो H2 ब्लॉकर फेमोटिडिन ए का 2, तो ए का 2 यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। बी का 1 है, सी का 3 है और डी का क्या है आपका 4 है, ठीक है। तो फिर भी आप एक बार इसके आंसर देख लेना, लेकिन हमने गूगल से सर्च किया था तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आया था। H1 ब्लॉकर में आपका कौन से आते हैं, सेटिरिजिन। निम्न में से कौन सी दवा नवजात शिशु ग्रे बेबी सिंड्रोम, क्लोरेफेनिकोल, ठीक है। ग्रान तंत्रिका यह किस्म होती है नाक, बस आपको अगर कोई भी इनमें से आती थी, जो नेत्र तंत्रिका आंख, ठीक है, बस सिंपल सा आपको मिलान करना था। ए का आपका 2 था, ए का 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। बी का आपका 3 था और बाकी बी और ए, बस यही 2 आपको निकालनी थी, बाकी आपका आंसर आ जाता। तपेदिक उपचार में जो है
आइसोनियोजिन ये है पहली वाले, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट 3 दवा। अमीन में नाइट्रोजन का संकरण कैसे होता है, sp3। ठीक है, अमीन आपको पता है नाइट्रोजन रहता है H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ भी इसके ऊपर क्या रहता है, लोन पेयर। ठीक है, तो संकरण इसका क्या होता है, sp3, sp3 इसका जो है संकरण रहता है। अब आपको बताना है 93 क्या है इसका, अवरोधक गैस्ट्रिक। तो ये जो है इसका आपको बताना है, इसका अगर किसी को राइट आंसर आता है तो कमेंट में ज़रूर करें। दूसरा नाम क्या है, इसे कहते हैं दोस्तों मिथाइल क्लोराइड, है ना, क्लोरोमीथेन इसका नाम है। क्या नाम है, क्लोरोमीथेन इसका फर्स्ट नाम है। सेकंड नाम इसका क्या नाम है, मिथाइल क्लोराइड। एक नाम इसका क्लोरोमीथेन है, दूसरा इसका क्या है, मिथाइल क्लोराइड। तो दोनों आपको अच्छे से नोट करना है। क्लोरोमीथेन इसका नाम है IUPAC द्वारा, ठीक है, और मिथाइल क्लोराइड इसे सामान्य नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। मानव जीव की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका। ठीक है, आपको बताना था इसमें जो है sp2 संकरण कक्षक का उपयोग करता है। तो मैं भी यहाँ पर जो है ये सारे sp2 में शायद इसमें कोई भी बॉन्ड बनेगा, शायद हो सकता हो sp2 में बने, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। फिर भी यदि इसका कुछ और आंसर है तो आप कमेंट में जरूर करें। 97 का है, तो 97 जो है आपका, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, चिकन पॉक्स। कौन सा है, बैरिसेला जोस्टर विषाणु, बैरिसेला जोस्टर वायरस। सांस लेने में कठिनाई, इसको क्या कहते हैं, डिस्पेनिया। ठीक है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2, विटामिन B2 का नाम क्या है आपका, राइबोफ्लेविन है। विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B7, तो इनके नाम आपको बताना है, इनके क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो हम देखते हैं इनके नाम। विटामिन B12, विटामिन जो B6 है इसका नाम है पीरिडॉक्सिन। क्या है, पीरिडॉक्सिन। ठीक है, और विटामिन B2 है, इसका नाम आपका पता है, राइबोफ्लेविन है। विटामिन B7 है, इसका नाम क्या है, आपको कमेंट में बताना है। और बाकी आपके विटामिन ए का आपको पता है, 100 क्वेश्चन है दोस्तों आपका। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एग्जाम्पल है। तो ये आपके क्या बताते हैं, पोजीशन समावेत, क्योंकि पोजीशन बताते हैं ना, एक ऑर्थो में लगा होगा, ऑर्थो, ये होता आपका मेटा, ये होता आपका पैरा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी बेंजीन है, ऑर्थो में क्या लगा है, Cl2, और एक में लगा आपका पैर, ऑर्थो और मेटा। ये आपकी बेंजीन है, ये आपका, ये आपकी इस प्रकार से बेंजीन है, इसमें लगा है, मेटा पे लगा है डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये दोनों क्या है, पोजीशन है ना, अलग अलग पोजीशन पे जुड़े हैं, तो इसे क्या कहेंगे, पोजीशन समावयव। तो ये है दोस्तों आपका, क्या है आपका, किस चीज़ का पेपर है ये, केमिस्ट और फार्मासिस्ट का। मैथ वाला पोर्शन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें आपको पेपर एनालिसिस है, इसमें आपका कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके फॉरेस्टर के एग्जाम में आएगा, बल्कि यह पेपर आपके लिए कैसा है, सैंपल के रूप में है। ठीक है, और किसके लिए, फॉरेस्टर के लिए, कि किस प्रकार से आपका पेपर बनना है। हाँ, मीडियम इससे थोड़ा ऊपर भी रह सकता है और नीचे भी रह सकता है, लेकिन यह थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल का भी नहीं है, तो हल्का ऊपर अपर रह सकता है इससे, है ना। बाकी पेपर आपका सेम बनेगा। केमिस्ट्री आपको 9th 10th से बाहर नहीं जाना है, बिल्कुल केमिस्ट्री आपसे इजी पूछेगा। और बायोलॉजी की बात करें तो बायो आपको 11वीं और 12वीं की बुक आपको एक बार ज़रूर देखनी है। ठीक है, 9th 10th की आपको देखनी है, लेकिन 11th और 12th की भी आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि 9th 10th में आपका उतना डीप नहीं है, उसमें थोड़ा बेसिक है, ज़्यादा डीप नहीं है। ज़्यादा डीप आपको किस में मिलेगा, 11वीं और 12वीं में। और बाकी हम अगर फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स आपकी 9th और 10th, ठीक है, साइंस वाली बुक जो भी है, इसको आपने अच्छे से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं,
है ना। थ्योरी को कम और क्वेश्चन को आपने इसमें ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी मैथ आपको पता ही है, मैथमेटिक्स आपका 9th 10th का दिया है, जो भी आपका है उन्हें आप अच्छे से कवर कर लेना। और इसके अलावा और भी पोर्शन आपका 30 नंबर का, उस पर आपको विशेष ध्यान है। जिसकी मैथ वीक है, जिसको लगता है कि मेरी मैथ कमज़ोर है, तो जो 30 नंबर वाला अलग से पोर्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि वो आपका बायो से भी है, केमिस्ट्री से भी है और फॉरेस्ट्री है, ठीक है। तो उसे आप अच्छे से कवर कर लेना जिसकी मैथ कमज़ोर है। और जिसकी फिजिक्स कमज़ोर है वो भी आप क्या कर लेना, जो 30 वाला क्वेश्चन है इसे अपना अच्छा बना लेना। तो ये आपका पेपर है दोस्तों, किस चीज़ का, ये आपका फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है। तो जो ना ये ज़्यादा हाई लेवल का था और ज़्यादा मीडियम लेवल का था, बिल्कुल मॉडरेट जो ये पेपर आपका बना था, ठीक है। अच्छा पेपर बना था, ऐसा भी नहीं था कोई प्रश्न ऐसे है कि जो बाहर से कहीं से उठा के लाए, सिलेबस पर ही बना था। तो यहाँ से आपको जो है पूरा पूरा आइडिया लग चुका होगा किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी रखनी है। तो यदि इसमें कोई प्रश्न अगर आपको रॉन्ग नज़र आते हैं, यदि आंसर गलत आते हैं कुछ कुछ प्रश्न का, तो आप कमेंट जरूर करें। वैसे तो 100% जो है, 100% नहीं कह सकता, लेकिन 80 और 85 क्वेश्चन के आंसर जो है इसमें सही हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन अगर बाय मिस्टेक गलत हुए होंगे तो उनके आप जो है कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।